चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 नेटवर्क को स्पेशल इंटरव्यू दिया है। चुनाव के दौरान किसी नेशनल न्यूज चैनल के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला इंटरव्यू है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी, न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े और न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरि प्रसाद के साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर करारा हमला किया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार को लेकर निराश है, इसलिए ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बहाने बना रहा है। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो। ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे। शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। एक सवाल और, आप इसका जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन, कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी। सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहले एक जमाना ऐसा था साहब, तो आरोप लगता था ना तो भी हिल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो। आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का वाला नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दे।
और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी। आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूँ उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े इंटरव्यू में कहा कि सीएए पर विपक्षी पार्टियां पूरे देश में झूठ फैला रही हैं। आर्टिकल 370 खत्म करने पर भी उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, सीएए को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है सीएए को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना जी। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियाँ देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। स्पेशल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उद्धव की महत्वाकांक्षा ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ी। महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है। शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके 2 पार्टनर आपके साथ है, जो 2 गुट है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है। विलासराव देशमुख थे, तब से लेकर के आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे। दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। एक भी व्यक्ति 5 साल में, देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे, और पूरी सरकार बेदाग रही।
पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही है। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े, जो लोगों ने हमारे साथ चुनाव लड़ करके महाराष्ट्र के लोगों से वोट मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के खुद के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया, इसके कारण आपने बाला साहब ठाकरे के जमाने से बनी बनाई इस जोड़ी को धोखा दे दिया और उसका लोगों को गुस्सा है, बीजेपी के प्रति सिंपत्ति है। दूसरा, शिवसेना के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ या एनसीपी के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ, वो साफ साफ दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं, तो कभी न कभी तो कठिनाई पैदा होती है। शरद राव के घर में जो मुसीबत है उनके पारिवारिक झगड़ा है, भतीजा संभाले कि बेटी संभाले। यहाँ भी इनका झगड़ा यही है कि भाई और कोई सक्षम नेता ऊपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जैसे यहाँ एक परिवार में कांग्रेस के चल रहा है उस पर, तो वो झगड़ा उनका है जी। और मैं मानता हूँ हमारा देश इस प्रकार के पारिवारिक झगड़ों के प्रति नफरत करता है, सिंपैथी नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही आप सिंपैथी शब्द लेकर के सिंपैथी दिलवाने की अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ वो भी फेल जाने वाली है। लोग नफरत करते हैं, लोग ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते कि भाई ये तुम्हारे घर के झगड़े तुम घर में निपटो ना, महाराष्ट्र को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो गुस्सा है। दूसरी बात है, जहां तक आज शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीटें होने के बाद मन में त्याग किया है। त्याग महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया है। कुछ लोगों को लगता था कि हम सीएम बनना चाहते हैं, नहीं, तो हम सीएम बन सकते नहीं बने। महाराष्ट्र की जनता को हमने कन्विंस किया है कि हम महाराष्ट्र के लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं जीते हैं। और इस चुनाव में ये सिंपैथी हमारे पक्ष में है कि इतना बड़ा दल, एक मुख्यमंत्री सफल रहा हुआ मुख्यमंत्री, वो आज डिप्टी सीएम बन करके भी एक प्रकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। सर, 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया, मराठी में ते मराठीत असं म्हणाले की मोदी जी देशाचे नवे पुतीन आहेत, आप नए पुतीन बन रहे हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। हाँ। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है वो हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने, वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। तो आज रात 9 बजे आप ये मेगा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज समेत न्यूज 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर देख सकते हैं। तो जरूर देखिए देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू। तो चलिए बुलेटिन में अब वक्त है चुनावी महासंग्राम से जुड़ी खबरों का।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है। आज बीजेपी उम्मीदवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। राजनाथ सिंह को लगातार तीसरी बार लखनऊ से उम्मीदवार बनाया गया है। नामांकन से पहले उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और फिर हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर रोड शो किया। इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद रहे। लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ मौजूद रहे। वैसे तो अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी कांग्रेस अभी तक अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में किसका दांव है भारी और राहुल अखिलेश की क्या है मुश्किल? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। कांग्रेस की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सूरत कांड दोहराया जा रहा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इंदौर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इंदौर में अलग अलग पार्टियों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 23 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार समेत 3 अन्य उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। इंदौर सीट पर आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। इंदौर से बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले गुजरात के सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। गुजरात में 7 मई को सूरत को छोड़कर सभी 25 सीटों पर चुनाव है। लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, इसके लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहा है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर कई ड्रोन के जरिए आकाश को कलरफुल किया गया। ड्रोन उड़ाकर लोगों से वोटिंग की अपील भी की गई। ड्रोन से आकाश में कई स्लोगन के जरिए लोगों को लोकसभा इलेक्शन 2024 की अहमियत बताई गई। चुनाव आयोग की इस पहल को खूब सराहा जा रहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. अपने बिग बॉस जब एमडी थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे। और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब, अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। Let's close the deal. थैंक यू। वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर, LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। And nothing should stop our soldiers from marching forward. To make this possible, somewhere a strong bridge has been built. At Ultratech, India's #1 cement, we believe that to keep growing, India needs to keep building. Ultratech Cement. As India builds, India grows. Globe Textiles Limited, the star exporter of fabrics and garments for the last 2 decades, generated a revenue of rupees 92.83 crore in December 2023, with a 24.09% increase compared to the previous year. The acquisition of Globe Denwash Private Limited comes as the company's strategy of investing in future. चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। KBC Global Limited blocks deal of 1 crore shares for rate 2.05 with Minerva Ventures Fund. KBC Global raises fund through foreign currency convertible bonds. Join the journey of growth. KBC Global Limited, building dreams. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जियो एयर फाइबर टीवी चैनल्स की बहार, OTT की भरमार, कनेक्ट करो कुछ भी, वाईफाई ऑलवेज तैयार, बात बन जाए, बात बन जाए। Gujarat Tool Room successfully executes a rupees 650 million order of construction supplies for Reliance Industries, making a significant milestone in their ongoing rupees 200 crores contract. घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें एक परिवार रहता है। ACC सीमेंट, भरोसा अटूट। Globe Textiles Limited, the star exporter of fabrics and garments for the last 2 decades, generated a revenue of rupees 92.83 crore in December 2023, with a 24.09% increase compared to the previous year. The acquisition of Globe Denwash Private Limited comes as the company's strategy of investing in future. अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जुड़िए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां मैं सिखाऊंगा कमोडिटी फोरकास्टिंग, कमोडिटी एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कमोडिटी एडवांस चार्ट पैटर्न, जहां पे हम हार्मोनिक्स देखेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में। Sakuma Exports Limited rights issue open from April 25 to May 13. Issue size rupees 199.83 crores. Priced at rupees 25.3 per share. KBC Global Limited blocks deal of 1 crore shares for rate 2.05 with Minerva Ventures Fund. KBC Global raises fund through foreign currency convertible bonds. Join the journey of growth. KBC Global Limited, building dreams. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स सभी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 941 अंक और निफ्टी 223 अंक चढ़कर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं हमारे सहयोगी यतिन से। तो यतिन, बताएं आज किन सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर्स में एक्शन दिखाई दिया? तो देखिए, आज मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी थी और कुछ ही पॉइंट्स अब हम दूर हैं और रिकॉर्ड लेवल से। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज ICICI बैंक रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% का मोमेंटम यहां देखने को मिला। इसके अलावा SBI, इंडसइंड बैंक और रिजल्ट्स के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लूजर्स का जहां तक कि सवाल है, हमको दिखेगा HCL टेक्नोलॉजीज, खराब गाइडेंस के बाद स्टॉक 6% लुढ़का। अपोलो हॉस्पिटल्स, इनकी जो फार्मेसी बिजनेस की डील कम वैल्यूएशन के होने के चक्कर में स्टॉक में 5% का डिक्लाइन। बजाज ऑटो और HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। जहां तक कि मिड कैप गेनर्स का सवाल है, एजिस लॉजिस्टिक्स आज रिकॉर्ड लेवल्स पे आ चुका है, स्टॉक 10% ऊपर। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क फिर से एक बार 10% का मोमेंटम दिखा रही है। JBM ऑटो और BLS जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी खरीदारी रही। लूजिंग साइड में अगर हम देखें तो क्राफ्टसमैन ऑटो, स्पार्क, रेमंड, महिंद्रा लाइफ स्पेस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। और अगर हम एक्सचेंज स्टॉक्स की बात करें तो MCX और BSE में भी डाउन टिक देखने को मिला, लेकिन पूरा का पूरा बाजार का फोकस आज PSU बैंक्स पे था, जहां हमने 4 से 5% के एवरेज गेन्स आते हुए देखे। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं आज शाम के स्पेशल शो की। मई का महीना शुरू होने वाला है, तो राशि और ग्रह के हिसाब से कैसे बनाएं निवेश की रणनीति, इस पर देखिए हमारा स्पेशल शो निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला शाम 5:57 पर।